आप? थोड़ा सा बोलते ना। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। मांग हमारी ये है कि स्टार्टिंग से देखने में आ रहा है कि तहसील पुलिस लगातार आरोपियों को मदद कर रही थी। सबूत नष्ट करने का घिनौना काम पीएसआई परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ द्वारा किया गया। एक ने शराब की बोतलें घटनास्थल से गायब की, दूसरे ने एक प्राइमा फेसी एविडेंस जो सबसे बड़ा सबूत था, गाड़ी जिसने 2 जानें ली, वो गाड़ी को छोड़ दिया बिना सुपुर्दनामा के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे। इसमें दोनों की नीयत यही थी कि सबूत नष्ट हो और आरोपी इनके लिए माननीय सम्माननीय रितिका मालू मैडम बच जाए केस से। इनकी इन हरकतों के खिलाफ जब हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों में शिकायत करते गए, पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करे थे, जिससे चिढ़के और मजबूरी में पीड़ित परिवार द्वारा रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी कि ये केस नागपुर पुलिस से छीन के सीआईडी को सौंपा जाए। रितिका मालू जब सेंट्रल जेल में कैद हुई, 60 दिन तक के सेंट्रल जेल में कैद थी। ये बेसिक रूल है, छोटे से छोटे पुलिस अधिकारी को इसका नॉलेज होता है कि अगर कोई आरोपी 10 साल, जिस केस में मैक्सिमम सजा है, ऐसे केस का आरोपी अगर 60 दिन से सेंट्रल जेल में मौजूद है तो 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस विभाग को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। लेकिन सीआईडी ने एक गिफ्ट दी रितिका मालू को, बेल की सुविधा। 60 दिनों तक जानबूझ करके, आखिर क्या साठगांठ थी इसका पता किया जाना चाहिए, जानबूझ के सीआईडी ने चार्जशीट पेश नहीं की कोर्ट के सामने, बावजूद इसके कि 60 दिनों से रितिका मालू सेंट्रल जेल में कैद थी। इस वजह से 61वें दिन रितिका मालू को डिफॉल्ट बेल मिल गई। और ये क्लॉज ही है, ये छोटे बड़े आरोपियों को क्या, छोटे से छोटे पुलिस वालों को क्या, नए से नए लॉयर्स को सबको पता रहता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सीआईडी को ये चीज़ नहीं पता थी। इसकी खास तौर पे जांच की जाना चाहिए कि आखिर ये गिफ्ट देना, जो सीआईडी ने जो गिफ्ट दिया रितिका मालू को, ये किस चीज़ के बदले में आखिर सीआईडी ने गिफ्ट दिया है रितिका मालू को। दूसरी बात, सीआईडी की पीएसआई परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ से आखिर ऐसी क्या साठगांठ है कि सारे सबूत मौजूद है। माननीय हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में माननीय हाईकोर्ट बोल रहे हैं कि परशुराम भवाड़ ने स्पॉट से, घटनास्थल से आरोपी को फरार होने दिया। सेशन कोर्ट के इसमें दिया हुआ है। माननीय कोर्ट से बोल रहे हैं कि पीआई संदीप बुआ ने बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे गाड़ी को छोड़ दिया, जो कि एक प्राइमा फेसी एविडेंस था। इतनी सब हरकतें हैं, इतनी सब चीज़ें, सबूत है, हर चीज़ है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है। आखिर ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें रहने के बावजूद सीआईडी का परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ से ऐसा क्या लिंक है, या परशुराम भवाड़ और पीआई संदीप बुआ को ऐसे कौन से पॉलिटिकल सपोर्ट्स है, उन लीडर्स के भी नाम सामने आना चाहिए कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद सबूत नष्ट करने का जो एक सिंपल सा मामला है सेक्शन 201 का आईपीसी का, वो उसके तहत ये दोनों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। माधुरी सारडा का हस्बैंड कि आखिर ऐसे कौन से पॉलिटिकल लोगों से साठगांठ है, या आखिर ऐसे कौन से प्रेशर है कि जगह पर मौजूद होने के बावजूद सबूत नष्ट करने का मामला माधुरी सारडा के हस्बैंड पे अभी तक लगाए जाने की जानकारी हमको सीआईडी द्वारा नहीं दी गई है। अभी हमारा यही बोलना है कि हाईकोर्ट ने जब इनको बोला था कि इसको एक्सपीडिशियसली, मतलब हाई स्पीड में इस मामले को लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए, उसके बावजूद सीआईडी ने 4 महीना बाद चार्जशीट पेश की, वो भी आधी अधूरी चार्जशीट। हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रॉपर जितने इसमें आरोपी ऐड होना था वो आरोपी ऐड नहीं हुए, इसलिए हाईकोर्ट की आदेश का उल्लंघन करने, अवहेलना करने के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन हमारे द्वारा सीआईडी के अगेंस्ट डाली जाएगी। दूसरी बात, एक रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन, खास तौर पर हमारे केस की आईओ, सीआईडी के एडिशनल एसपी नयन अलुरकर जी और एसपी नीलेश तांबे जी, इनको पर्सनली पार्टी बना करके एक क्रिमिनल रिट पिटीशन भी डाली जाएगी कि इन दोनों अधिकारियों की जांच कर इनको सस्पेंड किया जाए कि आखिर इतने इन्वॉल्वमेंट्स के बाद, इतने ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होने के बाद इन्होंने आरोपियों को क्यों बचाया। 60 दिनों तक इन्होंने आखिर किस साठगांठ के बेसिस पर चार्जशीट पेश नहीं की जिससे रितिका मालू को बेल मिली। देखिए, ये हिट एंड रन का मामला है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आज नहीं तो कल रितिका मालू को बेल मिलती थी, कोई उम्र कैद उसको नहीं हो जाती थी, कन्विक्शन तक केस जाता वो बात की बात थी। लेकिन जब हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये धोखेबाजी हमारे साथ क्यों? अगर उसको मेरिट के लेवल पर उसको बेल मिलती तो हमारी भी फाइट इतनी लंबी नहीं चलती। आपने उसको एक फ्री का गिफ्ट दिया और फ्री में कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए कि किस चीज़ के बदले ये गिफ्ट इन्होंने दिया है। दूसरी बात, जो आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि मालू का इतनी देर तक के क्यों चल रहा है या हमारे तरफ से कुछ है, तो ये पीड़ित परिवार है, मोहम्मद आतिफ के भाई है मोहम्मद अतीक, ये आपसे कुछ बात करेंगे। जैसे कि मैम का एक क्वेश्चन था।
जैसा एक मैम का क्वेश्चन था कि जो 2023 में इसके पहले कई सारे ऐसे मामला होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर कई जाने जाती है, पर वो केसेस अभी तक यहाँ तक नहीं चल पाते। राइट मैम, यही आपका कहना था। मैम मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी केसेस नागपुर शहर में होते हैं, मैक्सिमम आप अगर कहीं स्टडी करोगे, कहीं आपको देखने मिलेगा, तो वो एक तो सेम डे या सेम नाइट सेटल हो जाते हैं, या फिर आगे चल के कहीं ना कहीं पुलिस ऐसा काम करती है जिसके अंदर उनको जो आरोपी है उनको जेल होती है, फिर उसके बाद में वो रिहा होता है, कन्विक्शन चलता है, ट्रायल चलता है। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरा छोटा भाई था, मेरा वो दूसरा भाई हुसैन, वो भी मेरा एक छोटा भाई था, तो मेरा ऐसा मानना है जिन भाइयों के लिए एक बड़ा भाई होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ था उनके लिए, उनके हक के लिए, और उनको जो ये हुआ है उनके साथ में जो हादसा हुआ है जिनकी वजह से उनकी जाने गई है, तो मेरा बड़े भाई होने के नाते फ़र्ज़ है उनके लिए लड़ना। और देखिए जो क्लेम की बात रहती है कभी कभी, तो क्लेम जो एक एमएससीटी कोर्ट है अपने शहर में, तो जिसके थ्रू हम वो क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कोई एक कोर्ट होता है जिसके अंदर क्लेम किया जाता है। और रहा सवाल सेटलमेंट का और इसका, तो ये सब सारी चीज़ें जितनी भी अफवाहें चलती है वो सारी की सारी अफवाहें। आखिरी तक हम ये केस को, जब तक वो आरोपियों को कन्विक्शन ना मिले, हम लड़ते रहेंगे। आपने जो कोर्ट का नाम बताया एमएससीटी, एमएससीपी कोर्ट, जो क्लेमिंग का कोर्ट आता है एक अलग से। बताइए ना, हमें नहीं पता। मोटर एक्सीडेंटल मोटर- कोर्ट ट्रिब्यूनल। जी जी जी। और आप पत्रकार है साहब, आपके नहीं, लिए हमको बहुत नहीं पता ईजी है ना। वो पता करना। नहीं, हमको इसलिए मोटर पता एक्सीडेंटल कोर्ट ट्रिब्यूनल है, और ओके। इसके अंदर ऐसा है कि अगर किसी की भी जान जाती है, जी। यही केस नहीं, किसी की भी अगर जान जाती है, तो कोर्ट उसके अंदर देखता है कि इसकी नेटवर्थ क्या है, ये बंदे की, मतलब आज ये इसकी सैलरी कितनी। पास नहीं आएंगे तो मैं लोगों के घर जा जाकर उनको उठा के नहीं ला सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ना है। ये मसला है। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ, कई सारी, अच्छा हुआ आपने बात निकाली, कई सारी अफवाहें हैं। पीड़ित परिवार को पैसा मिला, ज़ीशान सिद्दीकी को पैसा मिला, या ज़ीशान सिद्दीकी पैसे के लिए कर रहा है, पीड़ित परिवार पैसे के लिए हमको इधर से उधर से आए हैं, लोगों ने हिंट्स दिए हैं। ये इसमें कोई पैसे का लेन देन किसी का नहीं है। लेना रहता तो इतने समय तक लड़ाई नहीं चलती। पैसे मालू परिवार को, सारडा परिवार को भी मैं एक मैसेज दे रहा आपके माध्यम से, पीड़ितों के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी, आपके पास यदि कभी भी कोई आ भी जाए तो ये गलत फहमी में मत रहना कि हमारे द्वारा कोई पैसे की मांग है। उनको अगर आप पैसा देते हो तो ये आपकी और उसकी जवाबदारी रहेगी। इसमें ना ही पैसे का हमको सेटलमेंट करना है, ना परिवार को करना है। रहा सवाल, कुछ लोगों को ये लगता है कि लड़ाई लड़ने से क्या मिलेगा, जिसके घर की जान जाती है उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन वही जानता है। और फाइनेंशियल मदद की अगर जहाँ तक बात है, तो एमएससीटी में हमारे द्वारा केस डाल दिया गया है, जहाँ पर मृतक परिवारों के चार्ट्स भी प्रिपेयर्ड है, और इनको लीगली पैसा कोर्ट के मार्फत से मिलेगा। तो इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगला कदम यही है कि अगर सीआईडी आरोपियों को जिनको जोड़ा जाना चाहिए, सीआईडी से भी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना भवाड़ से है ना बुआ से है, लेकिन जो ये हरकतें इन लोगों ने करे हैं, टीआई संदीप बुआ ने, पीएसआई परशुराम भवाड़ ने, माधुरी सारडा के हस्बैंड ने, अगर इन लोगों को आरोपी के तौर पर, सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी के तौर पर सीआईडी नहीं जोड़ती है, तो सीआईडी के खिलाफ भी हमारा द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी पिटीशन डाला जाएगा, और एक रिट पिटीशन सीआईडी के अगेंस्ट में डाली जाएगी अलग से।